हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और वो टॉपिक कौन सा है? मैग्नेटिज्म। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकत्व। इससे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई मीन्स मानव नेत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, इससे ही हमें पता चलेगा कि आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप सभी जो है इसको लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही अब आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? मीन्स जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है वो नर्म लोहे से क्यों बनाया जाता है, इसका कारण हमें बताना है। तो ऑप्शन आ दिया हुआ है, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण। बा दिया हुआ है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। सी दिया हुआ है, बा मीन्स बी है ना। फिर सी दिया हुआ है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति, और चुंबकीय प्रवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेंडेंसी। उसके बाद दिया हुआ है अधिक धारण क्षमता। धारण क्षमता मीन्स क्या? कैरिंग कैपेसिटी। तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। उसके बाद डी दिया हुआ है, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें एक बात समझ में आ रहा है। कौन सी बात? कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें नर्म लोहे के दो गुणों से पूछा जा रहा है ना, मीन्स उसके जो दो प्रॉपर्टीज हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति और धारणशीलता से पूछा जा रहा है। तो ये जो नर्म लोहा है फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी क्या होता है? एक्चुअली में इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति या फिर मैग्नेटिक टेंडेंसी होता है वो अधिक होता है, और जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कम होता है। इसी कारण ही जो विद्युत चुंबक है वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन बी, ये सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसी में दिया हुआ है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो जो नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एक्चुअली में जो अगर आपने पढ़ा होगा चुंबक का आणविक सिद्धांत होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दो, चुंबक का जो आणविक सिद्धांत है उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हालांकि ये बहुत ही ईजी होता है और बेसिक होता है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़े हैं तो हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि चुंबक को जो दो भागों में विभक्त किए हैं ना, तो उसके दोनों भाग जो है वो पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। बी दिया हुआ है, एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। सी दिया हुआ है, एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। डी दिया हुआ है, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही होगा? तो अगर आपने आणविक सिद्धांत कभी पढ़ा होगा तो आपने सबसे पहले तो यही पढ़ा होगा कि अगर कोई चुंबक है ना, अगर कोई चुंबक है तो उस चुंबक का हर एक भाग है ना, उसका हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है? चुंबक होता है। ठीक है, मीन्स अगर मैं एक चुंबक लेती हूँ बड़ा सा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा वाला चुंबक जो है वही मात्र एक चुंबक है। वो चुंबक जो है जितने भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, उसका हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है? चुंबक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चुंबक को 1000 भागों में भी डिवाइड कर दूं ना, तो उसका हर एक भाग क्या होगा? चुंबक होगा। क्या होगा? चुंबक होगा। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए, यही सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? क्या पूछा जा रहा है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है?
ऑप्शन ए दिया हुआ है दोनों किनारों पर। किनारों मीन्स क्या, ध्रुवों पर। ठीक है, आप सभी देखिए स्क्रीन पर एक चुंबक का इमेज शो हो रहा है। तो किनारे मीन्स क्या, उसके जो पोल्स होते हैं ना उसी को ही क्या बोलते हैं, किनारे, क्योंकि पोल्स जो है वो किनारे पर ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है दोनों किनारों पर अधिक होता है, बी दिया हुआ है मध्य में, सी दिया हुआ है चुंबकीय अक्ष पर, डी दिया हुआ है सभी जगह समान होती है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होगा दोनों किनारों पर, क्योंकि जो चुंबक होता है या फिर जो मैग्नेट होता है उसकी आकर्षण शक्ति जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, दोनों किनारों पर, मीन्स पोल्स में होता है। किसी भी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा पोल्स में होता है और सबसे कम कहाँ होता है। तो अगला क्वेश्चन वही है, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, दोनों किनारों पर। अगर आपके क्वेश्चन में मीन्स अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें दोनों ध्रुव लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो भी सही आंसर होगा, क्योंकि किनारे क्या है, ध्रुव ही है ना, इसलिए मैं आप सभी को बताई कि दोनों ध्रुव करके। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल्स। या फिर अगर दोनों ध्रुव ना लिख करके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल करके लिखा रहेगा तो वो भी आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो देखिए पहले का हमने क्या देखा, चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। उसके बाद हम अगला क्या देख रहे हैं, चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है वो सबसे कम कहाँ होती है। तो सबसे कम कहाँ होता है, ऑप्शन दोनों में सेम ही है ना। तो सबसे कम होता है मध्य में, मीन्स केंद्र में। कोई भी जो चुंबक होता है उसकी आकर्षण शक्ति जो है वो मध्य में सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी यही सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, मीन्स 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो हमें इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, विपरीत ध्रुव मीन्स क्या, जैसे कि चुंबक है उसमें 2 पोल होते हैं। कौन कौन से पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल है ना, एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, कौन कौन सा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अगर मैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लेती हूँ तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्शन। और इसी को अगर मैं क्या लेती हूँ, समान वाला लेती हूँ, मीन्स समान पोल्स अगर मैं लेती हूँ। समान पोल बोलने से क्या, जैसे कि मैं साउथ लेती हूँ है ना, कौन कौन सा ले ली मैं, साउथ पोल। मीन्स अगर मैं दक्षिणी ध्रुव लूँगी तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है। एक विलग ध्रुव मीन्स एक अलग ध्रुव। अलग ध्रुव बोलने से क्या, जैसा कि चुंबक होता है तो चुंबक में हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, आणविक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, आणविक सिद्धांत। तो वो आणविक सिद्धांत कहता है कि चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं, कौन कौन सा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इन दोनों ध्रुवों को, इन दोनों पोल्स को कभी अलग नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर मेरे पास चुंबक है तो उसका देखिए जैसा कि ये चुंबक हो गया है ना, तो इसमें एक साइड साउथ पोल होगा, एक साइड नॉर्थ पोल होगा। इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, हर एक चुंबक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल रहता ही है। अलग से अगर मैं साउथ पोल होगा ऐसा बोलूँगी, अलग से अगर नॉर्थ पोल है ऐसा बोलूँगी तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ऐसा किसी भी अलग से स्वतंत्र ध्रुव का अस्तित्व तो नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं तो डी ऑप्शन। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो यही गलत होगा कि चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो ये गलत है, कभी भी चुंबक के दोनों ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन, यही वाला जो ऑप्शन है आपका डी वाला, ये सही होगा। क्योंकि हमें क्या चूज़ करना था, असत्य कथन मीन्स गलत वाला कथन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस। ठीक है, क्या होता है, गॉस। ठीक है, और ये कौन सा मात्रक है, ये सीजीएस वाला मात्रक है। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो मात्रक है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका ऐसा पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो ऐसा पद्धति में इसका मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, ऐसे पद्धति में इसका मात्रक होता है टेस्ला। और ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है ना,
इस चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही, हाँ ऐसा ही तो हो गया। फिजियस मात्रक क्या है, यहाँ पर तो ओनली चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक करके पूछा, मात्रक मीन्स यूनिट करके, तो यहाँ पर सिर्फ गॉस करके दिया हुआ है ना, तो यहाँ तो गॉस आंसर हो गया। लेकिन कभी सीजीएस वाला बताइए, कभी एसआई वाला बताइए करके भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो सीजीएस है और कौन सा जो है वो ऐसा ही है। तो ये जो गॉस करके दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये सीजीएस वाला है। और जो टेस्ला है ना, टेस्ला वो क्या है, वो ऐसा ही पद्धति में होता है। कौन सी पद्धति में, ऐसा ही पद्धति में, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। क्या पूछा जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसको फाई से शो करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। ये जो साइन मैं बनाई हूँ ना, ये फाई कहलाता है। और ये होता है बी इंटू ए करके, ठीक है, जिसमें बी क्या होता है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल मीन्स क्या, एरिया, ठीक है, क्या एरिया होता है ये। तो ये जो फार्मूला बन रहा है फाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर थोड़ा कच्चा टाइप का होगा, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से आप सभी को समझाने के लिए लिख देती हूँ। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से शो करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ठीक है, जिसमें बी चुंबकीय क्षेत्र है और ए क्या है, क्षेत्रफल है, मीन्स एरिया है। तो इसका मात्रक हो जाता है वेबर। क्या हो जाता है, वेबर, ठीक है, अभी मैं आपको बताई। और चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही लिख देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका मात्रक निकालेंगे इसी से। तो ए का क्या होता है, एक ए क्या है, एरिया, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है, क्या करूंगी, इधर ट्रांसफ़र। तो अगर मैं देखूं इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है इसके अकॉर्डिंग, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई डिवाइडेड बाय ए, मीन्स वेबर, क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छे से लिख देती हूँ मैं आप सभी के लिए। कभी पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक बताइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक मैं आप सभी को बता दी हूँ। ऐसा ही वाला मात्रक बताई थी, ठीक है, और अभी आप सभी को कौन सा वाला बताइए, चुंबकीय फ्लक्स के अकॉर्डिंग भी बता दी हूँ, ठीक है। और इसके पहले क्या था, सीजीएस वाला। तो ये तीनों याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक, गॉस, टेस्ला और एक क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट। तो इसमें से जो कोबाल्ट दिया हुआ है, नहीं कोबाल्ट नहीं, ये जो तांबा दिया हुआ है, कॉपर, ठीक है, क्या, कॉपर, ये क्या होता है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है, क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ ये नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो सही आंसर है। ये कौन सा पदार्थ होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। मैं आप सभी को इंग्लिश क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में लिखा हुआ आता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये वाला है ना। तो देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा। तो जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय पदार्थ का, और हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑक्सीजन, ये सही आंसर है, यही क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में आप सभी देख रहे हैं कुछ दिखाई दे रहा है, चुंबक बना हुआ है उसके अंदर छोटा छोटा करके, तो यही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, यही क्या कहलाता है, डोमेन, ठीक है, जो कि क्या है, ये जो चुंबकीय पदार्थ है उसके भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचना है, इसको क्या कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, एक डोमेन जो होता है ना किसी भी चुंबक का, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, क्योंकि जो डोमेन है उसको क्या कहते हैं, मीन्स डोमेन किसको कहते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर जो परमाणुओं का जो समूह होता है ना, परमाणुओं की संख्या जो है उसका जो समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो एक डोमेन में कितना होता है परमाणुओं की संख्या, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है ना, ये इसका सही आंसर है। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 मीन्स 10⁻18 टू 10⁻21 क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि चुंबक जो है वो किधर ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में, हमेशा किधर ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए IAS में आया हुआ है 1997 में, बहुत ही पुराना क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। ऑप्शन दिया हुआ है निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है तांबा, ये सही आंसर है। ये क्या होता है, अचुंबकीय होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चुंबकीय याम्योत्तर मीन्स क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, और भौगोलिक याम्योत्तर मीन्स जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको किसी किसी बुक में फाई करके शो करते हैं, है ना। तो आप सभी ने अगर चुंबक वाला चैप्टर कभी भी पढ़ा होगा तो इससे भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो सही आंसर है। और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, निकिल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो इसमें जो एल्यूमिनियम दिया हुआ है डी ऑप्शन, ये सही आंसर है। ये जो एल्यूमिनियम होता है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, बिस्मथ, निकिल, कोबाल्ट। तो जो लोहा, निकिल और कोबाल्ट है वो क्या है, वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, मीन्स लौह चुंबकीय होते हैं। और ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बी वाला बिस्मथ, ये क्या होता है, ये डाईमैग्नेटिक होता है, मीन्स प्रतिचुंबकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिस्मथ ही क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक शक्तिशाली चुंबक के बारे में बताना है हमें कि उसकी जो प्रॉपर्टी दी हुई है ना, नीचे एक 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें इसका एक प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के नॉलेज के लिए। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है सब पदार्थों को आकर्षित करता है। उसके बाद बी दिया हुआ है केवल लोहा और एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। उसके बाद केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सी वाला ऑप्शन, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, यही सही है। ठीक है, आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेनिफिट करेगा आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है चुंबक के बारे में। जिसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यह डायग्राम बना के समझा देती हूँ इसमें। जैसे कि ऐसे होता है चुंबकीय सुई, है ना। तो ये जो चुंबकीय सुई का अक्ष है ना, और ये पृथ्वी का क्षैतिज है। यहाँ पर जो क्षैतिज लिखा है ना, क्षैतिज मीन्स क्या, हॉरिजॉन्टल। तो ये कौन सा हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी का क्षैतिज है ना, उसके साथ ये जो चुंबकीय सुई है वो जो कोण बनाती है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियोस में जो फिजिक्स में क्वेश्चंस करवाई थी ना, उसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं।
क्या कहते हैं, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो सही आंसर है। जो चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। तो विचुंबकीय किया जाना मीन्स क्या, उसका जो चुंबकत्व है उसको नष्ट कर देना, ठीक है। विचुंबकीय किया जाना मीन्स क्या, उसका जो चुंबकत्व है उसको नष्ट कर देना। तो ऑप्शन ए दिया हुआ था, थोड़े से पीट कर, गर्म करके, उपर्युक्त दोनों। तो ये जो उपर्युक्त दोनों दिया हुआ है ना, यही सही आंसर है, ठीक है। कौन सा वाला, उपर्युक्त दोनों। क्योंकि कोई भी चुंबक है अगर हम उसको पीटते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, या फिर पटक देते हैं जोर से, है ना, तो क्या होता है, उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाता है। इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया है, ऑरेस्टेड ने बताया है। किसने, ऑरेस्टेड ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से अपने फिजिक्स के सबसे पहला लेक्चर जो करवाई थी, लेक्चर मीन्स क्या, जो क्वेश्चन सीरीज करवाई थी मैं फिजिक्स का, उसमें जो सबसे पहला वाला कराई थी क्वेश्चन सीरीज, है ना, मीन्स क्वेश्चन करवाई थी, उसमें मैं बता चुकी हूँ इसको और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है फिजिक्स से रिलेटेड पहला वाला, है ना, तो उसको ज़रूर देखिए। इनफैक्ट मैंने जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन सीरीज करवाए हैं उसको ज़रूर देखिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एनटीपीसी रेलवे देने वाले हो, ग्रुप डी देने वाले हो, एसीएफ देने वाले हो, सभी के लिए बहुत ही लाभ देगा आपको, ठीक है। तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसका जो आंसर, जैसा कि यहाँ पर ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, इसका आंसर होगा 90 डिग्री। और ये कैसे होता है इसको भी निकाल के मैं आप सभी को अपने पिछली वीडियो में बताई हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 18 डिग्री। कितना है, 18 डिग्री। जो चुंबकीय सुई का अक्ष है वो भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पैरेलल। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दिक्सूचक का प्रयोग चुंबक की जो शक्ति होती है ना, क्या, चुंबक की शक्ति, उसका पता लगाने में नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये तो गलत है, ठीक है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद डी दिया हुआ है, किसी दंड चुंबक के ध्रुव परिमाण में असमान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये सही आंसर है। कभी भी चुंबक को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसके अनुलंब काटना मीन्स क्या, ये जो चुंबक है, ठीक है, क्या है, ये चुंबक है, अगर इसको काट दिया जाता है, अनुलंब मीन्स क्या, इसकी लंबाई की दिशा में, ऐसे में इसको काट दी, इसकी लंबाई यही तो है ना, अगर मैं इसको ऐसे काट दी तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, दो नए चुंबक मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, दो नए चुंबक, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है, इसका जो उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, वो उत्तरी ध्रुव जो होता है वो उत्तर की दिशा दर्शाता है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो दक्षिण की दिशा दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसको क्या कहते हैं। मीन्स किसी भी माध्यम में जो फ्लक्स घनत्व होता है ना, मीन्स घनता मीन्स वही घनत्व, ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका अनुपात जो है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उसका अनुपात दोनों का पारगम्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, पारगम्यता, परमिबिलिटी कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है।
तो ऐसी क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? वो डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रही हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस आप सभी जो है अच्छे से करिए और मैं जो भी बता रही हूँ इसका आंसर इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है। किधर संकेत करती है? उत्तर की ओर। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स ह्यूमन आई से रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, किससे? ह्यूमन आई से। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आप सभी के लिए, क्योंकि ह्यूमन आई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो हमारे आँख का जो रेटिना होता है, ठीक है, इसी पर ही क्या बनता है? इमेज बनता है। मीन्स हम जो भी देखते हैं ना, है ना, वो जो दृश्य हमें दिखाई देता है वो कहाँ पर बना होता है? हमारे आँख का एक हिस्सा होता है रेटिना, वहाँ पर बना होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है? प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आँख में जो प्रकाश है ना, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? मीन्स जब नेत्रदान किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है? नेत्रदान, तो आँख का कौन सा हिस्सा जो है उसे दान में दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। कभी भी नेत्रदान किया जाता है तो कॉर्निया जो होता है आँख का एक हिस्सा है, इसे ही दान में दिया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो देखिए कितना शुद्ध शब्द मीन्स शुद्ध हिंदी यूज़ किया गया है, स्नायु उद्योगों। तो स्नायु का मीनिंग होता है मसल्स से। ठीक है, किससे? मसल्स, है ना, मसल्स मीन्स क्या? मांसपेशियाँ। तो मनुष्य की आँख में जो प्रकाश तरंगे हैं वो किस स्थान पर परिवर्तित होती है? स्नायु उद्योगों में। मीन्स मसल्स पर कहाँ पर पड़ती है? रेटिना। ठीक है, कहाँ से? रेटिना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन, ये सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, रेटिना से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हिंदी में वर्ड पूछ दिया जाता है, इसलिए आप सभी को जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको इंग्लिश भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी इतना ज़्यादा हिंदी रहता है, इतना साहित्यिक वाला, कि कभी कभी समझ में नहीं आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए किसी भी मनुष्य जो कि स्वस्थ होता है उस मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? क्या? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। हमेशा याद रखिएगा इसको, यह बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो अगर कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, देखिए यहाँ पर नाम का थोड़ा सा आप सभी को कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तु अच्छे से नहीं देख सकता है तो वो कौन सा दोष होता है? वो निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। ऐसे ही जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तु को देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? ऐसा दोष हमें बताना है मानव नेत्र का जिसमें व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं की स्पष्ट नहीं देख सकता। तो किस में नहीं देख सकता? निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो मायोपिया किसको कहते हैं? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक है, मायोपिया इंग्लिश में निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। तो देखिए ये जो मायोपिया है अभी मैं बताई ना, ये दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर है, लेकिन पास की वस्तु को अच्छे से नहीं देख सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो सही आंसर है। ठीक है, क्या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष
मुक्ति होता है। मीन्स जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है उसको कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। क्या दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं? तो इसमें उत्तल लेंस दिया हुआ है, अवतल लेंस दिया हुआ है, सिलेंडरी लेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो अवतल लेंस है वो सही आंसर है। देखिए अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, जैसे कि आँख है ना, यहाँ पर आँख का रेटिना है। ठीक है, तो हमें वस्तु स्पष्ट कब दिखाई देता है, जैसा कि ये वस्तु है, मान लो क्या ये वस्तु है। ठीक है, कोई भी वस्तु है ऐसे, तो ये हमें स्पष्ट कब दिखाई देगा, जब इमेज जो है इस रेटिना पर पड़ेगा। ठीक है, किस पर, रेटिना पर। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होता है किसी व्यक्ति को, तो ये जो इमेज होता है ना वो इस रेटिना पर ना पड़ के यहाँ पर बन जाता है। मीन्स रेटिना के पहले बन जाता है इमेज। ठीक है, जिसके कारण वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है, हम ये जो निकट दृष्टि दोष है ना, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का। तो जब अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसका, अवतल लेंस का यूज़ जब किया जाता है, तो ये जो अवतल लेंस है ना वो प्रकाश को ऐसे फैला देता है। क्या करता है, जो भी लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है उसको फैलाता है, जिसकी वजह से जो पहले इमेज जो है रेटिना पर नहीं बनता था, क्योंकि प्रकाश वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। तो अवतल लेंस का यूज़ करने से ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, इमेज में अच्छे से बना देती हूँ आप सभी के लिए। ये होता है अवतल लेंस, है ना। तो अवतल लेंस जो है प्रकाश को फैला देता है, जिससे प्रकाश जो है रेटिना पर पड़ता है और जो भी वस्तु होता है उसका सही से इमेज हमारी आंखों में पड़ जाता है। तो ये जो निकट दृष्टि दोष है इसकी मुक्ति के लिए किसका यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन रिलेटेड है दूर दृष्टि दोष से। ठीक है, किससे, दूर दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। तो ये जस्ट अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष से। जैसे निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है। क्या, दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं ना वो दिखाई नहीं देती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आप सभी को जो थोड़ा सा डिफाइन करी थी ना, मीन्स थोड़ा सा समझाई थी निकट दृष्टि दोष, उसके जस्ट अपोजिट होता है ये दूर दृष्टि दोष। ठीक है, या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मीन्स क्या, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, किसका, कन्वेक्स लेंस, है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस। मीन्स सिंपली पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि बुढ़ापा जब आता है ना, तो उस समय दूरदृष्टि का दोष आ जाता है जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें। तो ये क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, लेंस में अपनी प्रत्यास्थता खो देता है लेंस। बी दिया हुआ है अधिक पारदर्शी हो जाता है, सी दिया हुआ है अपारदर्शी हो जाता है, डी दिया हुआ है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है बहुत अधिक छोटा हो जाता है, ये सही आंसर है। ठीक है, बुढ़ापे में जो दूरदृष्टिता वाला रोग आता है ना वृद्ध व्यक्तियों में, वो लेंस की खराबी के कारण आता है। और लेंस में कौन सी खराबी होती है, वह बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो वर्णांधता वाला दोष है वो एक्चुअली में मनुष्य में बहुत कम पाया जाता है। ये इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, ये जानवरों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो वर्णांधता है इसके लिए इनमें से किसी भी प्रकार का लेंस यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है फ्रेंड्स, जरा दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है उसको ना पास की ना दूर की, मीन्स पास और दूर दोनों की जो वस्तुएं होती है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके निवारण के लिए बाईफोकल लेंस यूज किया जाता है। क्या बोली मैं, ये जो जरा दृष्टि दोष है जिसे इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, इस दोष में व्यक्ति को पास की और दूर की दोनों ही वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और इसके लिए बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफोकल मीन्स क्या,
बाइफोकल मीन्स एक साइड इसके क्या होता है, अवतल लेंस होता है और एक साइड उत्तल लेंस होता है। जब पास की वस्तु देखनी होती है तो पास की वस्तु देखने के लिए किसका यूज करता है, उत्तल लेंस का। जब दूर की वस्तु देखनी होती है तो किसका यूज होता है, अवतल लेंस का। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, इसमें एक लेंस निकाय होता है। ठीक है, तो ये जो लेंस है इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है ना, मैं इसको बता देती हूँ कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि जो मानव नेत्र है इसमें जो लेंस होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसकी प्रकृति पूछी जा रही है। मीन्स उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है। ठीक है, आभासी मीन्स क्या, आभासी मीन्स इमेजिनरी। ठीक है, और वास्तविक मीन्स क्या, रियल। तो आप सभी से ये वही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स जो मानव नेत्र होता है ना, उसमें भी लेंस होता है। तो जो लेंस होता है मानव नेत्र का उसको कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जेंस लेंस मीन्स अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, वो कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस की कौन सा लेंस करके। तो आप सभी याद रखिएगा कि ये अभिसारी लेंस होता है। और इसमें जो लेंस है उसमें किस प्रकार का इमेज बनता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो लेंस होता है इसमें दृष्टिपटल मीन्स क्या, रेटिना है ना, ये हिंदी में रेटिना को दृष्टिपटल ही कहते हैं। तो ये जो रेटिना होता है उसमें किस प्रकार का बनता है इमेज, हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और कुछ समय पहले ही मैं आप सभी को इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाई थी, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके पूछा है, लेकिन आंसर वही होगा। जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर उल्टा बनता है, प्रतिलोमित मीन्स क्या, उल्टा, है ना, मीन्स इनवर्स। और कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। वहां पर सिर्फ बोला गया था कि छोटा होता है और उल्टा होता है करके, है ना, जो ऑप्शन था उसमें। और इसमें क्या बोला गया है, वास्तविक के आधार पर पूछा गया है ना, वास्तविक आभासी के आधार पर। तो जो मानव नेत्र होता है उसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए स्क्रीन पर सूची करके दिया हुआ है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया हुआ है, जो मानव नेत्र होता है उसमें जो भी दोष है उसको दिया हुआ है। और सेकेंड में उसका उपचार दिया हुआ है। मीन्स जो मानव नेत्र में दोष होता है उसका उपचार करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सूची के रूप में भी दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आप सभी को कुछ समय पहले ही बताई थी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उत्तल नहीं अवतल लेंस है ना, सॉरी, अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में दे दिया रहता है नाम, हिंदी में नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। जो दूर दृष्टि दोष है उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसका उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस का यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर द्विफोक्सी करके लिखा है, यही इसका होगा, है ना। उसके बाद अबिंदुकता दिया हुआ है, तो अबिंदुकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टिस्मैटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये भी आप सभी याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी दे दिया जाता है और हिंदी में मीन्स हिंदी में भी लिखा हुआ जो आएगा वो भी क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, इसलिए आप सभी को इंग्लिश भी पता होना चाहिए। तो अबिंदुकता के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है बेलनाकार लेंस करके। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अबिंदुकता का बेलनाकार लेंस। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी, यही सही है। कौन सा, ऑप्शन डी। तो इसमें देखिए 4 1 2 3 करके लिखा हुआ है। एक के नीचे 4 मीन्स निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 करके। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर कोई भी व्यक्ति जो चश्मा यूज करता है, ठीक है, वो कभी भी अगर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहा है तो उसे सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हुए, सूक्ष्मदर्शी मीन्स क्या, माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए हमेशा चश्मा पहने रहना चाहिए। ठीक है, चश्मा को उतारना नहीं चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो सही आंसर है, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स ये वही फिर से आ गया है ना, कौन सा वाला जो हमने अभी सॉल्व किया था ना, दोष वाला, कौन सा लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, लेंस का, ये भी सही है। उसके बाद जो डी दिया हुआ है अबिंदुकता में
बायोफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन पूछा हुआ है। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि अबिंदुकता में कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस का। ठीक है, किसका? सिलिंड्रिकल लेंस का। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लिया। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? देखिए बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं। मीन्स अधिकतर जो दोष होता है ह्यूमन आई का है ना, उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मायोपिया वही पूछा जा रहा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया से पूछा जा रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया फ्रेंड्स, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ही कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए फिर से वही है। ठीक है, मीन्स ये तीनों क्वेश्चन फिर से रिपीटेड एक्चुअली में इसका फिर से आ गया है फ्रेंड्स, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है PDF में, ये फिर गलती से दोबारा आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? कितने मीटर की? 10 मीटर की, है ना। तो देखिए फ्रेंड 10 मीटर से अधिक की दूरी नहीं देख पा रहा है, मतलब वो किससे पीड़ित है? मायोपिया से, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक है, तो 10 मीटर से अधिक दूरी मीन्स दूर की वस्तु देखने की बात कर रहा है ये। तो इसको क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति को मायोपिया है, क्योंकि मायोपिया में ही क्या होता है, हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए इसमें लॉजिकल क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसके लिए आप सभी ने जो भी थ्योरी पढ़ा है उसका यूज़ करके आपको बनाना होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। कितना? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, और किस दोष से पीड़ित है? तो वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूरदृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन एकक है। तो फ्रेंड जो ल्यूमेन है, ठीक है, एकक में इसका ये यूनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये यूनिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो ल्यूमेन होता है वो किसका यूनिट होता है? ये ल्यूमेन जो होता है फ्रेंड्स वो ज्योति फ्लक्स का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? ये ज्योति फ्लक्स का यूनिट होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स ये जो यूनिट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो टेलीस्कोप होता है वो क्या है? ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या है फ्रेंड्स? टेलीस्कोप से दूर की वस्तु देखी जा सकती है। ठीक है, ये दूर की वस्तु देखने का यंत्र होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, कौन सा वाला? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दी हूँ, है ना। फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बेशक आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूँगी। और जो भी नए बच्चे हमारे इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी के लिए हमारा ये YouTube चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जितना व्यूज़ आएगा हमें बनाने में उतना ही खुशी होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस लाएं जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे ही हमें पता चलेगा कि आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स।